दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारा नाम है मोहम्मद उमर और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम यही मान के चलेंगे कि आपको डी फार्मा करना है। डी फार्मा का मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो फार्मेसी में डिप्लोमा होता है, जो आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट देता है। ये नहीं कि आपको ग्रेजुएशन का देता है। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट देता है वो बैचलर डिग्री देता है, जैसे बी फार्मा हुआ। तो चलिए इसके इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कराता है। तो इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है जी कप, जिसका नाम है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग उत्तर प्रदेश, जो ये एग्ज़ाम कराता है। और सभी बच्चे, जिस भी बच्चे को सरकारी या प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू पाना है, काउंसलिंग के थ्रू, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे, अगर अच्छा नंबर रहेगा तो आपको 100% आपको प्राइवेट नहीं सरकारी कॉलेज मिलेगा। और जब सरकारी कॉलेज मिलेगा तो आपका फीस भी कम लगेगा। अगर इसके बाद आपके नंबर थोड़े कम है लेकिन आप काउंसलिंग के थ्रू डी फार्मा करते हैं, तो काउंसलिंग के थ्रू अगर डी फार्मा करते हैं तो अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो आप देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री से आते हैं 25 क्वेश्चन, वहीं फिजिक्स से आते हैं 25 क्वेश्चन, और आपका बायोलॉजी से आते हैं पूरे 50 क्वेश्चन। यानी अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स को मिला देंगे तो उतने नंबर का अकेले बायोलॉजी आता है, जो आपका मेरिट डिसाइड करता है कि अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो ये तो कंफर्म है कि आपका मेरिट अच्छा जाएगा। अगर आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ी वीक है तब भी कोई बात नहीं, अगर आप बायो पे अच्छे से मेहनत करेंगे तो पक्का है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर आप हमारे साथ इसको अच्छे से, अगर हम आपको बताएं तो हम जो लेके आए हैं इसमें हम लोग पिछले 5 साल 7 साल के जितने पुराने क्वेश्चन इस इंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं उस सब की तैयारी, एक एक क्वेश्चन को आपको इस समय कम है तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब आप इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करते हैं और सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं तो आपका हम गारंटी लेते हैं 48% से ज़्यादा क्वेश्चन, परसेंटेज नहीं 48 क्वेश्चन आपके कंफर्म सही होंगे। और एक चीज़ देखिए, टोटल क्वेश्चन होते हैं 100, जो होते हैं टोटल 400 मार्क्स के। कितने? 400। और एक बात और, इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो क्वेश्चन गलत होता है तो वो जो सही होने पे 4 मिलता है वो तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर गलत होता है तो आप जितने नंबर किए हैं उसमें से 1 नंबर भी आपका माइनस होगा। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन पे श्योर हैं कि ये क्वेश्चन 100% सही है उसी क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा। नहीं तो बच्चे जाते हैं सभी पे इसे टिक मारते चले जाते हैं और बाद में नंबर उनका माइनस मार्किंग से ज़्यादा कट जाता है। तो आप जितना जानिएगा उतना ही कीजिएगा। तो चलिए अब हम करेंगे बायोलॉजी का पुराना प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं डी फार्मा के पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चन है 1-2 साल के अंतराल में हर बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आए हैं। और इंट्रेंस एग्ज़ाम में मेनली ये 5 क्वेश्चन, अगर आप सन 2022 का इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर लगाए होंगे तो ये देखेंगे कि ये 5 क्वेश्चन उसमें पूछा गया है और पिछले साल भी पूछा गया है। तो हम सोचे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, आप लोगों को हम करा दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो इसका तो हर बच्चे को आंसर पता है कि ये देने वाले हैं आर.एच. व्हिटकर। कौन? आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उन्हीं ने दिया था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल में वायु की सामान्य संरचना में O2 की मात्रा। अब बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछने वाली है। ये जो बच्चा 6 में रहता है उसको भी पता होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में
21% है। लेकिन यहाँ पे बस ये सामान्य संरचना करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए O2 के दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 21%। और तीसरा क्वेश्चन, पसीने, लार व आंसुओं में उपस्थित लयनकाय किसे नष्ट करती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते को कहीं पे चोट लगती है तो उसे चाटना स्टार्ट कर देता है और चाट चाट के अपने गहरे घाव को ठीक कर देता है। क्यों ठीक कर देता है? क्योंकि जो उसमें जीवाणु होते हैं उसे लार में पाई जाने वाली लयनकाय जो होती है उसे नष्ट कर देती है। किसे? जो उसमें जीवाणु होते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है जीवाणुओं को नष्ट करती है। किसको? जीवाणुओं को। जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। और चौथा क्वेश्चन, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण के 8 कोशिकीय, कितने? 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि क्या कहलाती है? देखिए यही एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दम है थोड़ा बहुत, ये भी कुछ है नहीं, बस आपको समझने का फेर है। यहाँ पे इसने कहा क्या है? 8 कोशिकीय। 8 कोशिकीय। जब गैमेट 8 कोशिकीय का हो जाता है तो उसे गैमेट न करके जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगोट। तो पहली बात ये कह रहा है 8 कोशिकीय यानी कि जाइगोट, और फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब। तो जाइगोट का क्या करेगा? जाइगोट जो होता है वो इंट्राफैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है जिसे कहा जाता है जिप्ट। अगर ये 8 कोशिका से कम हुई यानी कि ये गैमेट के रूप में हुई और इसके बाद उसे फैलोपियन ट्यूब में इंटर किया जाता है तो उस विधि को गिफ्ट कहते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। तो देखिए इस चौथे का आंसर आपका है जिफ्ट। क्या? जिफ्ट। जिफ्ट। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, ऊपरी मृदा में गहरे रंग की होती है, मतलब ऊपरी मृदा गहरे रंग की होती है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो जो ऊपर की मिट्टी होती है वो उपजाऊ भी होती है। अब वो उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ, जिसके चलते ऊपरी मृदा का गहरा रंग भी होता है और मिट्टी उपजाऊ भी होती है। अगर आप लोग गांव में देखते होंगे जिस खेत से मिट्टी निकल जाती है उस खेत की जो उपज होती है वो कम हो जाती है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर है, और कार्बनिक पदार्थ उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऊपरी मृदा गहरे रंग की होती है क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन के सेक्शन में जिसमें आपको फिर से हम 5 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन है, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल एक्चुअल में पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीवों का पर्यावरण। क्या? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का पर्यावरण ही जैव मंडल है। क्या है? जैव मंडल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीवों का पर्यावरण, जीवों का पर्यावरण। तो उसी को कहा जाता है जैव मंडल। अब इकोटोन क्या है? इकोटोन एक्चुअल में 2 समुदायों का मिश्रण। क्या? 2 समुदायों का मिश्रण का जो स्थल होता है उसी को कहा जाता है इकोटोन। क्या? 2 समुदायों के मिश्रण का स्थान यानी मिश्रण का स्थल जिसको कहते हैं इकोटोन। क्या? 2 समुदायों के मिश्रण
इसी को कहते हैं इकोटोन। तो 8वां क्वेश्चन, वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो एक्चुअल में आप लोगों ने रोग जनक का नाम सुना होगा। आप लोग वाहक भी होते हैं, तो वाहक एक्चुअल में रोग जीवों में या पौधों में वो रोग कराते नहीं है, वो वाहक होते हैं, केवल ले जाने का काम है। वो केवल एक एक ड्राइवर का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। वो बीमारी नहीं करा सकते। क्या? वो बीमारी नहीं करा सकते। एक बैक्टीरिया को दूसरे जगह वो लेके जा सकते हैं। जैसे आपकी मक्खी हुई, अगर वो किसी मल पे बैठती है और वो उड़ के आपके पास जाती है तो केवल वो मल यहाँ छोड़ के जाएगी। तो ये नहीं कि वो रोगजनक हो गई, नहीं, एक्चुअल में जो उसके अंदर बैक्टीरिया है हमें बीमारी तो वो कराएगा, वो तो वाहक का काम की। तो एक्चुअल में वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताइए? उसे कहते हैं रोगजनक। क्या कहते हैं? रोगजनक। हम यहाँ पे लिख दिख रहे हैं 8वें का आंसर रोगजनक। जो रोग के जनक हैं यानी कि पिता हैं वही रोगजनक कहलाते हैं। देखिए, गर्भ निरोधक की विधि, ये तो हमसे अच्छे आप लोग बता सकते हैं, कुछ आए या न आए ये बच्चे को हमेशा आता है। तो देखिए, आवर्ती विधि। आवर्ती विधि का मतलब क्या होता है? जो फीमेल का मेचुअल साइकिल होता है, अगर आप उसके 14 दिन बाद उसके साथ इंसेमिनेशन करते हैं या संभोग करते हैं तो आप गर्भ निरोधक से बच सकते हैं। दूसरा क्या है? संभोग व्यवधान, यानी आप इंसेमिनेशन करने के दौरान आपका स्पर्म आने से पहले आप अपने पेनिस को उनके यौन से बाहर कर लेते हैं तो भी आप बच सकते हैं। और तीसरा है रासायनिक पदार्थ का प्रयोग, यानी कि कॉन्डोम का प्रयोग कर सकते हैं तब भी बच सकते हैं। तो एक्चुअल में इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इस सभी विधि से आप गर्भ निरोध से बच सकते हैं। क्या? गर्भ निरोध से बच सकते हैं। अब किसे रुधिर वर्ग का सर्वग्राही माना जाता है? यानी कि ब्लड का कौन सा ऐसा ग्रुप है जो किसी भी प्रकार का, क्या बोला? किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रहण कर सकता है। तो ये होता है केवल AB ग्रुप में। किसमें? AB। जो AB होता है ये सर्वग्राही माना जाता है, लेकिन जो ब्लड ग्रुप O होता है उसको क्या? डोनर माना जाता है। ये इसे क्या माना जाता है? इसे एक्सेप्टर मान लीजिए, क्योंकि ये ग्राही, सर्वग्राही यानी कि ग्रहण करता है। और जो आपका O होता है वो डोनर होता है, यानी कि वो देता है, समझ जाओ, सबको दे सकता है। O जो होता है सबको दे सकता है, और जो AB होता है किसी भी प्रकार के ब्लड को वो अपने अंदर ले सकता है। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सुपर डोज का अगला 5 क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें 11वां क्वेश्चन है, गालजिकाय में प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इसमें दिया है चपटी नलिकाएं, जो गालजिकाय का प्रमुख घटक है, आप लोगों को तो पता ही होगा। दूसरा है पुटिकाएं, ये भी गालजिकाय का मुख्य घटक है। और नलिकाएं, ये भी जो है गालजिकाय का प्रमुख घटक है, यानी कि इस ऑप्शन में सही आंसर होगा आपका डी, आल। ये तीनों गालजिकाय के प्रमुख घटक हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का दही बनना। एक्चुअल में दूध जो होता है वो दही कैसे बनता है? तो देखिए, दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है उसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। और जो दूध को दही बनना, मतलब दूध का दही बनना, यानी जो दूध होता है वो दही बनता है किसके? लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो दूध को दही के रूप में कन्वर्ट करते हैं। क्या? दूध को दही के रूप में। ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, नीट इंट्रेंस एग्जाम मतलब डी फार्मा इंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, कैंसर रोग का कारण क्या है? एक्चुअल में कैंसर रोग का कारण है कार्सिनोजेनिक। क्या? कार्सिनोजेनिक। अगर आप एड्स की बात करेंगे तो एड्स में होता है HIV, जिसे रिट्रोवायरस बोला जाता है।
और कैंसर का रोग का कारण है क्या? कार्सिनोजेनिक। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, जीवाणु को हम उठा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो कैंसर रोग का कारण है आपका कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? तो एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको पता होगा जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस में एनर्जी यूज होती है और एनर्जी का मतलब ये होता है एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। क्या? एडिनो ट्राईफॉस्फेट का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए कहाँ होता है? F1 कणों में होता है। कहाँ पे होता है? F1 कणों में। F1 कणों में। आप ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है। क्या? पावर हाउस। और पावर हाउस में एटीपी का इस्तेमाल होता है, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और वो एटीपी बनता कहाँ है? F1 कणों में बनता है। कहाँ? F1 कणों में। जब वो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा कि मतलब अभी तो आपको डिटेल पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। तो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इसको आप कभी भी मत भूलिएगा क्योंकि इसमें से 50 नहीं 60% क्वेश्चन आपके कंफर्म लड़ेंगे और जो हम नया क्वेश्चन कराएंगे 40% उससे लड़ेंगे। यानी आपके पूरे क्वेश्चन की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इलीसा का फुल फॉर्म। तो इलीसा का फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, यानी यही इसका इलीसा का सही फुल फॉर्म है। देखिए ये जो है लिंक्ड आयन, आयन में नहीं, इलीसा और आयन का कोई संबंध नहीं है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा लिखा है इंडक्टिव, ये भी कोई कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पे नन ऑफ दीज है तो इसको देखना नहीं है क्योंकि आपका सही ऑप्शन है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, क्योंकि ये इम्यूनो से रिलेटेड है। किससे? इम्यूनो, यानी कि इम्यूनिटी क्षमता से रिलेटेड है सॉर्बेंट एसे। तो इलीसा का फुल फॉर्म है क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। और ये हर बार पूछा गया है तो आप इसको बिल्कुल मत देखिए नहीं कह रहे, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चीज आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये यहीं पे चेंज करेगा। जिस तरह यहाँ पे आयन किया है, इंडक्टिव किया है, यहीं पे कुछ और कर देगा, लेकिन आपको नहीं भूलना है कि आई का मतलब क्या होता है? इम्यूनो। तो चलिए अगला 5 क्वेश्चन। नहीं, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और इसके बाद हम लोग कल आपको पूरे 40 क्वेश्चन हम कराएंगे। कितने? 40 क्वेश्चन 2 वीडियो देंगे और 40 क्वेश्चन वही होंगे जो पिछले साल आए होंगे। पहले जो क्वेश्चन आए हैं, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, डी फार्मा कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि बहुत बड़ा है। जैसे अगर आप नीट की बात करते हैं तो डी फार्मा के मुकाबले नीट बहुत बड़ा है। अगर आप डी फार्मा की बात करते हैं तो डी फार्मा पे बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस बेस पूछा जाता है। क्या? बेस। तो आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी पेपर हो, नीट का पेपर उठा लीजिए, डी फार्मा का पेपर उठा लीजिए, बी फार्मा का पेपर उठा लीजिए, कोई भी पेपर हो, सभी में 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और वो क्या करते हैं? ऑप्शन को क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देंगे और कुछ नहीं। 40% क्वेश्चन 100% रिपीटेड होते हैं और जो बाकी आपके 60% है वो आपको 20% में चेंज कर देते हैं। और जो 40 क्वेश्चन रहता है वो मतलब अगर नया क्वेश्चन जो नया मॉडल सॉल्व का हम लोग करेंगे उसमें वो भी आ जाएगा। और चलिए अगर आप हमारे साथ इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो हम आपको सबसे आसान भाषा में सभी क्वेश्चनों को आराम से करा देंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।